हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके साथ में प्रेजेंट हुआ हूं आज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, जैसा कि आपने पहली क्लास में इसकी फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और उसी क्लास में मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं इस पे तकरीबन 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। So without wasting time, let's start with part 2. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, पहला सवाल है अ मिक्सर मार्क्ड एट ₹2300 is sold for ₹2024. What is the percentage of discount? एक सिंपल क्वेश्चन बन के आ रहा है आपके सामने ये, जिसमें हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। हमें मार्क प्राइस गिवन है, और क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, और पूछ क्या रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है ₹2300 और डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹2024। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट कितने का मिला, तो आपका जवाब होगा कि सर 2300 में से 2024 घटा देते हैं। ये राशि आती है ₹276। ये राशि आती है ₹276। ठीक है, आप माइनस करके देख लेना। 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, फिर 2 में 2 एज इट इज, और वो जो हासिल लगा था वो एज इट इज कट जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिस्काउंट रखना है ऊपर, यानी 276। मार्क प्राइस रखनी है नीचे, यानी हर में, डिनोमिनेटर में, जो कि है ₹2300, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 23 एकम 23, और इधर भी 23 एकम 23, और 23 दूनी 46। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है बच्चों, वो आंसर आ रहा है D% इज इक्वल टू 12%। कोई ऑप्शन है? यस, ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये ज्यादा कठिन सवाल नहीं था इसमें, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 26% अबव द कॉस्ट प्राइस। ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। हिज प्रॉफिट परसेंट इज। ठीक है, आप सिंपल सी बात एक जान रहे होंगे कि पहले कोई मार्क प्राइस होती है, ठीक है ना, उस मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो वो क्या बनती है, सेलिंग प्राइस बनती है। अब जो सेलिंग प्राइस होगी उसका कॉस्ट प्राइस से क्या रिलेशन होगा, या तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली ये तो खैर एक मैंने जो आपको बताया ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इसको बात करें एक दुकानदार के, एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक शॉपकीपर की क्या सिचुएशन, उसको समझो। एक शॉपकीपर होगा जो कि किसी सामान को कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद उसको कुछ मार्क करेगा, उसकी अंकित मूल्य कुछ तय करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करें 1 किलो चीनी की बात करें, ठीक है, तो 1 किलो चीनी मान लो वो खरीद के लाया है जहां पे होलसेल की शॉप होती है, वहां से एक नॉर्मल जनरल स्टोर का व्यक्ति ₹40 प्रति केजी के भाव से चीनी खरीद के लेके आया है। ठीक है, अब अगर वो उसे 40 में ही बेचता है तो उसको निश्चित रूप से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उल्टा कन्वेंस, यानी लाने और जाने और लाने में सामान में जो खर्च हुआ उसके जेब से गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ₹40 से कुछ राशि बढ़ा देगा।
अपना मार्जिन देखते हुए, जैसे मान लो 40 की जगह पे वो 50 रुपए फिक्स कर दिए कि 50 रुपए केजी के हिसाब से हम चीनी बेचेंगे। ठीक है, अब कस्टमर उसके पास आया, कहा कि भाई 50 रुपए केजी तो बहुत महंगा है, पिछले महीने तुम इसको 45 रुपए केजी ही बेच रहे थे, अब इस महीने क्या हुआ जो 5 रुपए केजी बढ़ गया। तो कस्टमर को शॉपकीपर पूरी कहानी समझाएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन बावजूद इसके कस्टमर क्या कहेगा कि नहीं मुझे तो डिस्काउंट प्राइस पे ही चाहिए। फिर वो सामान जाके बेचेगा कितने में, मान लो 45 रुपए में बेचा या 46 रुपए में बेचा। तो अब आपको ये एक स्टोरी समझ में आ गई कि कॉस्ट प्राइस अगर चीनी की 40 रुपए थी, उसको अंकित किया गया 50 के भाव पे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको सेल किया गया शॉपकीपर द्वारा 46 रुपए में। ठीक, तो इस परिस्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि 40 से 50 ये क्या था, ये मार्कअप वैल्यू थी, मार्क्ड अप वैल्यू। ठीक है, अब 50 से 46 हुआ तो ये क्या हुई, यहां पे डिस्काउंट मिला, उसको डिस्काउंट दिया, तो शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया कितने रुपए का, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। लेकिन अगर हम इसी शॉपकीपर की बात करें, अगर हम इसी शॉपकीपर की बात करें किस सेंस में कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो ध्यान से देखोगे तो दुकान से, होलसेलर की शॉप से 40 रुपए में खरीद के लेके आया था और 46 में बेचा, तो उसका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है बच्चों, उसका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6 रुपया। ठीक है, उसका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6 रुपया। अब ये तो हमने आपको समझा दिया वैल्यूज के साथ, और ये चीजें मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि देखो जो सक्सेसिव वाला मेथड मैंने परसेंटेज में सिखाया था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला, वो एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग अलग अलग चैप्टर में लगा सकते हैं। यहां पे भी वही चीज हो रही है, बस समझने की बात है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे जो भी हमारी राशि थी उससे कुछ प्राइस बढ़ाई गई, फिर उसके बाद उसमें कुछ प्राइस घटाई गई। तो अगर हम प्रतिशत के सेंस में आपसे अगर हम बात करेंगे, यही वाली बात अगर हम करेंगे प्रतिशत के सेंस में, तो हम ये कहेंगे कि भाई मान लो A% से बढ़ा है, A% से बढ़ा है। ठीक है, यहां पे B% से घटा है। ठीक है, और CP से SP में यानी 45 से 46 तक की जर्नी करने के लिए उस सामान के प्राइस में पहले A% की बढ़ोतरी हुई है, फिर B% की कमी की गई है। ठीक है, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए बीच में मार्क प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस से पहले प्राइस बढ़ाई जाती है A% से, फिर उसके बाद मार्क प्राइस बनता है, फिर मार्क प्राइस से प्राइस को घटाया जाता है B% से, तो सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, और ओवरऑल जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हम लोग 40 में A% का परिवर्तन किए, प्लस में मतलब प्लस A% का, फिर उसके बाद जो भी राशि आई उसमें हमने माइनस B% का चेंज किया, तो 46 पे पहुंचे। तो 40 से 46 जो दिख रहा है वो 6 रुपए क्या है, वो उस शॉपकीपर का लाभ है, प्रॉफिट। तो इससे, इस पूरी स्टोरी से अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग ऐसे सवालों में जहां पे कॉस्ट प्राइस से प्राइस बढ़ा के अंकित की जाती है, फिर अंकित करने के बाद कुछ घटाया जाता है, वहां पे हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या यहां तक बात आप सभी को क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। ठीक है, आज थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाया जा रहा है, आज हंसी मजाक का मूड नहीं है, क्योंकि अब जो इसका पार्ट 2 आया है
वहां पे जो हम लोगों ने पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसी का एप्लीकेशन है। और तकरीबन हर सवाल में आपको पिछली क्लास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन यानी उपयोग, प्रयोग मिलेगा। तो आपको दिमाग ठंडा करके, दिमाग शांत करके सीरियस वे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहां पे आपने देखा कि जो भी व्यापारी है वो पहले 26% से प्राइस को बढ़ा रहा है, फिर 12% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे ए का मान क्या है, आप कहोगे +26% और बी का मान क्या है, -12%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सवाल में जो पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो क्या वो प्रॉफिट परसेंट हम लोग सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? तो जवाब होगा यस, बिल्कुल। तो 26% -12 -26 गुणा 12 बटा 100। तो 26 में से जब 12 घटाएंगे तो आएगा 14 माइनस 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 दूनी 24 और 7 31, और ये 2 डेसिमल तक है। तो इससे पता चला कि हमें 14 में से 3.12 घटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। क्या आंसर होगा? वो प्रॉफिट परसेंट होगा। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 10.88%, 10.88%। क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रीवियस स्लाइड में जो भी मैंने समझाया उस चीज को समझने के बाद ये पार्ट बहुत इजी लगा होगा, आई होप। अगर इजी लगा है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, द कॉस्ट ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ टी इज ₹300 एंड 375। चाय की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 300 और 375 रुपए है। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य प्रति केजी क्या होना चाहिए? ठीक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो कि एक लोअर क्वालिटी की चाय जिसका प्राइस है 300 पर केजी को मिक्स किया जा रहा है एक हायर क्वालिटी की चाय से जिसका प्राइस है 375 यानी 375 रुपए प्रति केजी। इस सवाल को भी हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो हम लोग करते आ रहे हैं अब तक, दूसरा तरीका है एलिगेशन का मेथड। तो एलिगेशन हम तकरीबन हर क्लास में बोल रहे हैं आप लोगों को, तो क्यों ना आज इस सवाल को हम लोग दोनों तरीके से करके देखते हैं, ताकि आपको एक एलिगेशन का एक हल्का सा ग्लिम्स, एक हल्का सा आइडिया भी लगेगा कि क्या चीज होती है। और बेसिक वाला जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस में और चैप्टर्स में करते आ रहे हैं वो तो आपको आता ही होगा, आई बिलीव। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां 2 क्वालिटी की चाय है, ठीक है। जो क्वालिटी ए है उसका 300 रुपए भाव है और कितना केजी है, रेशियो क्या है 3। जो बी क्वालिटी की चाय है उसका भाव है 375 रुपए और ये क्या है उसका रेशियो देखो दिया है ना, A/B 3/2, ठीक है। तो ये जो वहां पे 3 और 2 लिखा गया वो वहीं से लिखा गया। तो अब जो इसकी प्राइस निकल के आएगी वो आएगी 900 रुपया और 375 का 2 गुना 37 दूने 74 और 175 750 रुपया। यानी दोनों वैरायटी की चायों का जो कुल टोटल प्राइस है वो प्राइस क्या आ रहा है, A प्लस B का जो टोटल प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 900 प्लस 750, कितना हो गया 1650 रुपए। और अगर मैं बात करूं प्राइस इस नए मिश्रण की, मान लिया हमने मिश्रण सी है, इस नए मिश्रण की किस भाव से, पर केजी के भाव से, क्योंकि पर केजी के हिसाब से पूछा गया सवाल में। तो आप कहोगे सर 1650 को अगर हम उस संख्या से भाग करते हैं जो टोटल संख्या इक्वल टू 5 है तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, जो कि कितना होता है 330 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है हमारे सामने इसका करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या हम लोग इतना डिटेल में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। एग्जाम के टाइम पे हम लोग इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में कराया। लेकिन एग्जाम में अगर इसे हमें करना होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि भैया जो 3 संख्या वाला है वो 300 रुपए का है, जो 2 संख्या वाला है वो 375 रुपए का है, और इसको जब हम पूरी संख्या 5 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 900 प्लस 750 बटा 5। ठीक है, जो आएगा 1650 बटा 5 यानी कि 330 रुपए। ठीक, अब थोड़ा वो भी देख लेते हैं कि इसको एलिगेशन से अगर करना होता तो कैसे करते हैं। एलिगेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट लगता है, सिंपल सी बात होती है कि हायर क्वालिटी या फिर लोअर क्वालिटी, कुछ भी रख सकते हो, चाहे हायर चाहे लोअर रख सकते हो, लेकिन आपने अलग अलग रखना है। लोअर क्वालिटी के चाय को या लोअर प्राइस के चाय को जब हायर प्राइस के चाय से मिलाया जाता है तो एक मीडियम क्वालिटी की चीज बनती है, एक मीडियम क्वालिटी की चीज बनती है। और अगर हम लोग तिरछे में, क्रॉस में घटा दें तो जो आता है, मान लो A अनुपात B आ गया, A अनुपात B आ गया, ये इनके क्वांटिटी का अनुपात होता है, इनके क्वांटिटी का अनुपात होता है। मैं मेंशन कर देता हूं, ये जो चीज है ये रुपीज में होगी, ये जो चीज है ये रुपीज में होगी, मिक्स करने के बाद जो यहां पे लिखा जाएगा वो भी रुपीज में होगा, और यहां पे जो आएगा वो नंबर्स में होगा। नंबर्स कह लो या क्वांटिटी कह लो, क्योंकि लीटर वाला पार्ट तो नंबर में नहीं गिना जाएगा ना। इनफैक्ट इसको आप नंबर मत कहो, सीधे लीटर क्वांटिटी ही कह लो। ठीक है, इसको आप क्या कह लो, क्वांटिटी कह लो। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये तामझाम जो आप बता रहे हैं इसका प्रयोग क्या है? तो बताते हैं प्रयोग क्या है। तो लोअर जो क्वालिटी की सामान था वो कितने का था? 300 रुपए का। जो हायर वाला था वो कितने का था? 375 रुपए का। मिक्स वाला जो है वो पूछ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। और इनका जो रेशियो दिया है लोअर और हायर का, वो क्या रेशियो दिया है सवाल में? 3:2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि कहां पे कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, कहां पे कौन सी वैल्यू रखते हैं। अब सीधे सॉल्यूशन की ओर आते हैं इस क्वेश्चन के। तो आपने देखा कि पिछले स्लाइड में मैंने यहां पे रखा 300, यहां पे रखा 375। ये वाला मान हमें पता करना है। अब क्रॉस में घटाने के बाद यहां पे 3 आता है और यहां पे 2 आता है। तो एलिगेशन की मदद से कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। जब कभी भी हमें सेंटर की वैल्यू यानी इसकी मीडियम वाली वैल्यू पता करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का योग करते हैं, रेशियो का, जो कितना है 5, और इन दोनों का अंतर निकालते हैं जो कि कितना है 75, जो कि कितना है 75। ऊपर का हो सकता है कट रहा होगा तो मैं यहां थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 5 का मान होता है, ये जो रेशियो में है, ये जो रेशियो है, रेशियो का योग है, अनुपातों का योग है, वो इनके गैप के बराबर होता है। तो 5 का मान हो गया 75, 1 का मान हो गया 15। तो अगर 1 का मान 15 है तो यहां पे 2 का मान क्या होगा? ये जो वैल्यू लिखी हुई है
2 का मान हो जाएगा 30 रुपए। अब ये रुपए में आ गया, ठीक है ना। तो 300 में यहां पे 30 है, यहां पे क्या हो गया 30 हो गया, और इसी तरह 3 में यहां क्या हो गया 15 3 45 हो गया। अब आप देखोगे कि 300 375 और ये सेंटर वैल्यू तिरछे में घटाने पे 30 आना चाहिए। बात को बहुत ध्यान से सुनना, पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, ठीक है। अगर ये लोअर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू है, तो यहां पे मीडियम वैल्यू होगी, ठीक है। अब जो मीडियम वैल्यू होगी वो 300 से बड़ी होगी और 375 से छोटी होगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जो भी करना है सब तिरछे में करना रहता है, क्रॉस में करना रहता है। तो 300 में 30 को जोड़ेंगे तब ये वैल्यू बड़ी निकल के आएगी 300 से, या 300 में से 30 को घटाएंगे तब ये सेंटर वाली वैल्यू बड़ी निकल के आएगी। तो बिना किसी डाउट के आपका आंसर होगा कि सर 30 को जोड़ेंगे। तो जब हम इस 300 में 30 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 330 रुपए, जो हमारा मीडियम वैल्यू, एवरेज वैल्यू होगा। इसी चीज को अगर हम चाहें तो इसकी मदद से भी कर सकते हैं, 45 की मदद से। देखो कैसे। अब हम इस साइड से राइट टू लेफ्ट में अगर हम ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये प्रोसेस करना चाहते हैं, तो अब ये हम लोगों को मालूम है कि 375 में से 375 से यहां पे छोटी वैल्यू ही आएगी, ठीक है। अब 375 से छोटी वैल्यू चाहिए तो 45 जोड़ेंगे या घटाएंगे। आपका जवाब होगा कि सर 375 या किसी भी नंबर में से अगर हमें इससे छोटी वैल्यू चाहिए तो हमें घटाना पड़ेगा। तो आप यहां पे 375 में से अगर आप 45 घटाओगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 330 आएगा। तो ओवरऑल आपको यहां से ये पता चला कि हमारा जो आंसर आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 330 रुपए, ठीक है। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सीखा। पहला तरीका था नॉर्मल रेशियो मेथड जो अब तक सीखते आ रहे थे। दूसरा तरीका था एलिगेशन मेथड। आपको ये चीज भली भांति मालूम है अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखे होगे तो, कि हम क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग बताते हैं। कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का मन में ये डाउट भी रहता है कि सर सेम क्वेश्चन को आप पिछले बार कराए थे तो अलग मेथड से कराए थे, इस बार अलग मेथड से क्यों करा रहे हैं। देखो एक सिंपल सी बात को समझना कि अगर हम लोगों की लड़ाई, क्योंकि ये हमारे दुश्मन है, जो सवाल है ये हमारे दुश्मन है, ये हमें नौकरी पाने से रोक रहे हैं, ठीक है। तो इन दुश्मनों से अगर हमें लड़ना है तो हमें हथियार कैसा प्रयोग करना होगा, जिस हथियार से दुश्मन जल्द से जल्द मर जाए, जिस हथियार से दुश्मन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो दुश्मन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम हथियार का प्रयोग क्या करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब एक चींटी को अगर तुम्हें मारना, हालांकि जीव हत्या की बात छोड़ो, किसी को भी अगर कोई तुम्हारा अगर सवाल है और तुम्हें अगर जो है कुछ करना है सवाल के साथ, तो तुम कौन सा मेथड चूज करोगे? वो मेथड चूज करोगे जो एक्यूरेसी के साथ आपका कम से कम समय ले और आंसर लाके दे। जैसे इस सवाल में मेरे हिसाब से पुराना वाला मेथड अच्छा, बट एलिगेशन सिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वैल्यूज अगर थोड़ी डिफिकल्ट कर दे, यानी मान अगर थोड़ा अलग अलग कर दे तो निकालने में दिक्कत आए, ठीक है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी उसके। एलिगेशन एज ए चैप्टर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, एलिगेशन एज ए चैप्टर पढ़ेंगे तो अलग अलग वैरायटी के सवाल करेंगे तो इस पे और अच्छा कमांड आएगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200. On buying 4 such articles, the customer gets 1 for free. If the selling price of each article is 1800, then determine the net profit percentage profit earned by the shopkeeper selling 4 articles. ठीक है। अब आप यहां पे देखोगे सवाल में कि सवाल में क्या क्या गिवन है। आप कहोगे सर सवाल में क्रय मूल्य गिवन है कि जो दुकानदार होलसेलर के यहां से खरीद के ला रहा है। दुकानदार किसी शर्ट को 1200 में खरीदता है और 1800 में बेचता है,
ठीक है, तो निश्चित रूप से दिख रहा है कि दुकानदार का फायदा है, दुकानदार का लाभ है। लेकिन दुकानदार एक डिस्काउंट ऑफर चला रहा है। क्या डिस्काउंट ऑफर है? डिस्काउंट ऑफर यह है कि अगर कोई कस्टमर 4 शर्ट खरीदेगा तो उसको 1 शर्ट फ्री मिलेगी। तो अब नेचुरल सी बात है कि अगर आप एक चीज फ्री में दे रहे हो तो वो चीज आपको या कस्टमर दुकानदार को थोड़ा सा उसका प्रॉफिट में हैम्पर करेगी, उसके प्रॉफिट में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगी। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए पहले मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बेसिक से समझा देता हूं, फिर मैं ये बता देता हूं कि इसको एग्जाम में फटाफट कैसे करना है। ठीक है, 1200 की शर्ट जो कि आपने दुकानदार ने कस्टमर को बेची 5 ठो, वो उसको पड़ी कितने की होगी? 6000 की। ठीक है, लेकिन उसी दुकानदार ने 1800 के भाव से 4 शर्ट का पैसा लिया, तो दुकानदार ने कितने में बेचा 6000 के सामान को? 7200 में। तो दुकानदार को बेसिकली 1200 का प्रॉफिट हुआ। बेस है 6000 गुणा 100, कितना परसेंट आता है? 20% आता है। ठीक है, अब देखो यहां पे ना चीजें आपको बड़ी इजी लगी क्योंकि आपने टोटल प्राइस निकाल लिया। लेकिन मान लो ये बहुत कठिन सा वैल्यू होता तो यहां पे गुणा भाग करने में बहुत तामझाम लगता। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाया कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि क्वांटिटी का रेशियो, मान लो कि कोई दुकानदार 4 के जगह पे 5 सामान बेचता है, तो उसके प्राइस में जो अंतर आएगा वो उस रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा, 5:4 होगा, उसके रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा। ये मैंने बताया था। तो सेम चीज यहां पे अप्लाई करनी है कि 1200 का सामान 1800 में बिक रहा है, तो जो पहले प्रकार का प्रॉफिट है, ये मैंने कल बताया था 2 तरीके से प्रॉफिट कमाता है, बट हालांकि यहां पे प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, यहां पे डिस्काउंट दे रहा है, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट की वजह से उसका प्रॉफिट हैम्पर करेगा, कुछ घटेगा, वही चीज है यहां पे। तो 1200 का सामान अगर दुकानदार 1800 में दे रहा है तो प्राइस के टर्म में ये 2:3 है। ये एक चीज ध्यान में रखो। ठीक है, उसी प्रकार दुकानदार 5 शर्ट बेच रहा है, पैसा ले रहा है 4 का, सॉरी उल्टा बोल दिए, उल्टा लिख दिए, बोले नहीं है। पैसा ले रहा है 4 का, सामान बेच रहा है 5, तो इनका प्राइस में जो अंतर आएगा वो 5:4 का आएगा। बोलो यहां तक समझ में आई बात? अंतर जो आएगा वो 5:4 में 4 का आएगा। ठीक है, तो यही प्राइस के अंतर को हम लोगों को यहां पे लिख देना है, जो कि है 5:4, जो कि है 5:4। अब 5 दूनी 10, 4 3 12, तो 2 का बढ़ोतरी हो रहा है 10 पे गुणा 100, तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो होगा विदाउट एनी डाउट 20%। ऑप्शन नंबर बी। तो लेफ्ट साइड में आपके सामने वो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट रखा हुआ है, राइट साइड में आपके सामने ये वाला पार्ट रखा हुआ है, और आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा पार्ट ज्यादा कैलकुलेटिव है और कौन सा पार्ट कम कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो नो डाउट ये वाला पार्ट ज्यादा कैलकुलेटिव और ये वाला कम कैलकुलेटिव है। तो अब आपने समझ लिया कि इसको कैसे रेशियो में हेर फेर करके हम आंसर पे पहुंचते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा सवाल है।
Satish bought 35 notebooks for ₹700 and sold 28 of them for ₹600. Find his percentage gain. तो आपने ये देखा कि सतीश भाई ने 35 कॉपियां 700 रुपए में दुकान से या होलसेलर के यहां से खरीद के लेके आए और इन्होंने बेचा है किस भाव से कि 28 अगर बेचे तो 600 रुपए में बिक जाएगा। ठीक है ना, 35 खरीदा है 700 के भाव से और 28 बेच रहा है 600 के भाव से। तो यहां पे आप जब स्कूल में इस सवाल को पढ़ते थे क्लास 7th में 8th में या 6th में, तो उसको कहा जाता था यूनिटरी मेथड, यानी इकाई वाला मेथड, जिसमें हम लोग एक किताब का या एक कॉपी का मूल्य निकालते हैं और एक कॉपी को मूल्य खरीदने वाला भी निकालते हैं कि एक कॉपी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है और एक कॉपी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो एक कॉपी का निकालने के लिए 735 कर दोगे, मतलब 700 को 35 से भाग कर दोगे और 600 को 28 से भाग कर दोगे, एक कॉपी का आ जाएगा। ठीक है, बट ये फिर से वही बात है कि एग्जाम स्कूल का तो नहीं चल रहा है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये जो पूरा क्लास चल रहा है ये बिहार एसआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी का जीडी अभी जनवरी में होने वाला, ये उन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास चल रही है। ठीक है ना, तो आपने उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो समझना है। जब ऐसे सवाल आते हैं जहां पे कोई चीज खरीदा जाता है, जहां पे कोई चीज खरीदा जाता है और उसके बाद फिर बेचा जाता है और उनकी संख्या अलग अलग होती है, संख्या अलग अलग होती है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, स्कूल में भी आप ये चीज सीखे थे और अभी फिर सीख रहे हो कि हमारा एक कर्तव्य होता है यूनिटरी मेथड लगाना। ठीक है, स्कूल में आपने सीखा कि भैया यूनिटरी मेथड लगाते हैं, करेक्ट। और यूट्यूब पे जो टीचर्स वगैरह होंगे हो सकता है वो एलसीएम मेथड बताते हो, एलसीएम मेथड बताते हो। तो चाहे यूनिटरी मेथड हो चाहे एलसीएम मेथड हो, जो इसके पीछे का लॉजिक इन्वॉल्व है, जो इसके पीछे का लॉजिक इन्वॉल्व है, वो लॉजिक क्या है बस वो समझ जाओ। लॉजिक इन्वॉल्व है कि क्वांटिटी को हमें सेम करना है, यानी संख्या को बराबर करना है, यानी जितनी खरीदी जा रही है उतनी ही बेचे। अब सिंपल सी बात है, जब इकाई यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो एक वस्तु के खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यही तो निकालते हैं ना यूनिटरी मेथड से। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि वस्तु की संख्या बराबर कर रहे हैं। और इसी में एलसीएम मेथड जो होता है उसमें भी यही लोग करते हैं कि वस्तु की संख्या बराबर करते हैं। क्या करते हैं सवाल में कि 35 और 28 का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद हमारा जो मान होता है संख्या को उस मान से बढ़ा देते हैं। तो जब हमें कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि हमें संख्या बराबर करना है, तो संख्या बराबर करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएं या एलसीएम मेथड लगाएं। देखो, हो सकता है कुछ बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि सर इस सवाल पे इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्या ये सवाल डिजर्व करता है इतना टाइम लेना। तो मेरा जवाब है कि नो, ये सवाल बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है इतना टाइम लेना जितना मैं इस सवाल पे टाइम ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर इसी सवाल में हम थोड़ी वैल्यूज को चेंज कर दें, मान को, जो मान रखा हुआ है, जो रुपया दिया हुआ है या जो संख्या दिया हुआ है, उसको अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट का मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा। और आज के डेट में आप जो भी एग्जाम उठा के देख लो, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं जिनसे डायरेक्ट जॉब मिलती है, हम यहाँ पे कैट और अदर एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, जिनसे डायरेक्ट जॉब मिलती है, उनमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत सिंपल वर्ड में क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जो वैल्यूज पूछ रहा है वो थोड़ा सा क्रिटिकल पूछ रहा है, कैलकुलेटिव पूछ रहा है। खैर, तो यहां पे ना हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना हम एलसीएम मेथड लगाएंगे, हम एचसीएफ मेथड लगाएंगे।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है कि हम लोगों को संख्या बराबर करनी है। आओ देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो, खरीदने के समय 35 किताब खरीदा है, कितने रुपए में? 700 रुपए में। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि 35, अच्छा बेचा क्या है? ये कॉस्ट के टाइम में, खरीदने के टाइम में, ये सेल के टाइम में। बेचा कैसे है? 28 संख्या बेचा है 600 के दाम से। तो आपने यहां पे क्या देखना है कि ये जो क्वांटिटी दी हुई है ऊपर लेफ्ट साइड में, इस क्वांटिटी को हमें बराबर कर लेना है। तो लोग बराबर करते हैं, इकाई निकाल के लोग बराबर करते हैं, एलसीएम निकाल के हम बराबर करेंगे, हम सब बराबर करेंगे एचसीएफ निकाल के। 35 और 28 का एचसीएफ क्या होता है मुझे बताओ? आपका जवाब होगा कि सर 35 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 7। ठीक है, यानी 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। तो अगर हमको इसको 7 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको डिवाइड करना होगा। और इसको अगर 7 बनाना है तो हमें किससे डिवाइड करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा। तो आप देखोगे कॉस्ट प्राइस के टाइम पे, अब सीधे हम लोग हल की ओर बढ़ रहे हैं, कलर थोड़ा बदल दिया जाए ताकि अलग लगे। हम लोग सीधे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे आ रहे हैं। तो ये देखो कि जब हम इसको 35 को 5 से भाग करेंगे तो 7 क्वांटिटी का आएगा, और इधर 5 से, दोनों साइड से भाग करेंगे ना, तो 35 क्वांटिटी का 700 रुपए, तो 7 क्वांटिटी का क्या होगा? बेसिकली हमें 5 से भाग करना है। तो 7 क्वांटिटी को का पता करने के लिए हमें क्या करना है? 700 बटा 5 करना है, जो कि कितना आ रहा है? 140। ठीक है, और यहां पे 7 क्वांटिटी का मान पता करने के लिए क्या करना है? क्योंकि 7 बनाने के लिए 4 से भाग करना होगा, तो यहां भी 4 से भाग करेंगे, तो जो कि आएगा कितना? 150। तो आपको प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप कहोगे सर 10 रुपए का प्रॉफिट है, बेस है 140, यानी कॉस्ट प्राइस 140, और ये ऊपर 100। 0 से 0 कैंसिल करोगे, और 2 सत्ते 14, और ये 50, तो आंसर आएगा 7 सही 1/7%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई? फटाफट बताओ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper gets 20% commission on the retail price of one article and earns 5% profit. If his commission is reduced by 10%, then what is his approximate profit percentage? ठीक है, तो आप ये समझो कमीशन का क्या खेल है। कमीशन का सिर्फ इतना सा खेल है कि मान लो हम एक बड़े शोरूम ओनर हैं, ठीक है ना, हमने किसी प्रोडक्ट की प्राइस रखी है 100 रुपए, और हमने ये डिसाइड किया है कि इस सामान को जो व्यक्ति, जो हमारे सेल्समैन हैं, अगर 100 रुपए में बिचवा देते हैं कस्टमर ला करके, तो हम उन सेल्समैन को 20% का कमीशन दे देंगे। ठीक है, और इसी का दूसरा रूप क्या है कि एक कोई कस्टमर हमारे पास नॉर्मली आता है, यहां कमीशन का खेल नहीं है, और कस्टमर को हम अपने शोरूम से अटैच करने के लिए, या उसको एक होता ना रिटेंशन, कस्टमर को मेंटेन रखने के लिए कि हमारे यहां से ही आके शॉपिंग करे, हम उसको कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वहां पे भी डिस्काउंट हमने ऑफर किया 20%। तो नॉट मैथमेटिकली, नॉट कंसेप्चुअली, बट लॉजिकली डिस्काउंट जो है कस्टमर को दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। बात समझना, यहां पे जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पे जो हम लोग पैसे में कमी करके बेचते हैं कस्टमर को, वो कस्टमर के लिए डिस्काउंट होता है। मींस डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर।
उसी तरीके से कमीशन इज गिवन टू द सेल्समैन। बात समझ में आ रही है कि कोई अंकित मूल्य है, कोई अंकित मूल्य है, और ये अंकित मूल्य पे अगर हमने उसको डिस्काउंट का नाम दिया, का मतलब है कि हमने उसको शॉपकीपर कस्टमर को डायरेक्ट बेचा, और अगर हमने उसको कमीशन का नाम दिया तो कस्टमर के का कोई फायदा नहीं हुआ, जो सेल्समैन है वो लेके चला गया वो पैसा। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप ये कह सकते हो कि कमीशन या डिस्काउंट एक ही तरीके की चीजें हैं, मिलती जुलती हैं। अब इसको सीधे हल की ओर बढ़ते हैं कि कैसे हल करना है। सिंपल सा इसको हल करने का तरीका है रेशियो मेथड। आइए देखते हैं। आपने ये देखा कि भाई कोई कॉस्ट प्राइस होगी, कोई सेलिंग प्राइस होगी और कोई अंकित मूल्य होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोल रहा है सवाल में कि 5% का प्रॉफिट होता है। 5% मतलब 1/20, यानी 20 रुपए का सामान 21 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, और 20% कमीशन, अभी मैंने आपको बताया कि कमीशन को हम लोग डिस्काउंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो 20% क्या होता है? 1/5। करेक्ट, यानी अगर हम बात करें कि अंकित मूल्य अगर 5 है तो सामान 4 रुपए में बिक रहा है। क्यों 4 रुपए में बिक रहा है? बिक तो असल में 5 ही रुपए में रहा है कस्टमर के लिए, लेकिन वो 1 रुपए जो है कौन लेके जा रहा है? वो सेल्समैन लेके जा रहा है, अपना कमीशन लेके जा रहा है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शॉपकीपर के जेब से तो 1 रुपए जा ही रहा है ना, चाहे वो सेल्समैन के पास जा रहा हो चाहे वो कस्टमर के पास जा रहा हो। शॉपकीपर ने जो भी अंकित मूल्य तय किया था उसमें से उसको 1 रुपए कम में बेचना पड़ा, चाहे वो 1 रुपए डिस्काउंट के रूप में जा रहा हो शॉपकीपर के कस्टमर के पास, चाहे वो 1 रुपए सेल्समैन के पास जा रहा हो एज ए कमीशन। ठीक है, बट डिक्रीज तो हुआ सेलिंग प्राइस में। ठीक है, अब हमारा काम एक ही है कि हम इन दो अलग अलग रेशियो को एक समान रेशियो बनाएं। समान रेशियो बनाने के लिए हमें करना क्या है कि देखो एसपी यहां पे 21, एसपी यहां पे 4 है, तो हम लोगों को एसपी समान करना है। एसपी समान करने के लिए यहां पे 4 से गुणा करो तो ये बन जाएगा, और यहां पे 21 से गुणा करो। ये 4 21 से क्यों किया जा रहा है? बिकॉज 21 और 4 में हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 84 बन जाएगा, इधर भी 84 बन जाएगा। बट जब इधर 4 से करेंगे तो दोनों में करेंगे, और इधर अगर 21 से करेंगे तो दोनों में करेंगे। ठीक है, तो वही चीज थी। अब जो हमारे पास सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकल के आ रहा है, सीपी, एसपी और एमपी का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 80। ठीक है, 84, ठीक है, और 105। 80, 84 और 105। तो ये हमारे पास क्या क्या पता चल गया अभी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और अंकित मूल्य क्या है। अब सवाल अब शुरू होता, अभी तक तो खाली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही थी, सवाल अब शुरू होता है। सवाल है कि अगर इसी कमीशन को 10% से घटा दिया जाए तो कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि सर 10% से कमीशन को घटाने का मतलब क्या ये है कि पहले 20% का कमीशन था, अब 10 से घटा दिए तो अब जो कमीशन हम देंगे सेल्समैन का वो सिर्फ 10% का देंगे। तो ये आपका कहना सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 10 परसेंटेज पॉइंट नहीं घटा रहा, 10% से घटा रहा है। परसेंटेज पॉइंट और परसेंटेज से घटाना ये अलग अलग चीजें होती हैं। का सिंपल सा अर्थ है कि डिस्काउंट अगर पहले 20% था का 10% कम कर दिया गया तो अब डिस्काउंट केवल 90% दिया जा रहा है, 9/10 दिया जा रहा है।
या अगर आपको मान लो लिखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपली नंबर से समझ लो कि 20% का डिस्काउंट था। डिस्काउंट में अगर हम 10% की कमी करते हैं तो 20% का 20 का 10% क्या होता है? 2 होता है। यानी अब डिस्काउंट 20% ना होकर के 2% कम हो गया, जो कि 10% एक्चुअली में होता है 20 का, और 18% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले ये बताओ, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कि हम उस वैल्यू का 10% घटाएंगे, ये नहीं कि सीधे खड़ा खड़ा जो है 10% घटा देंगे। ठीक है, तो अब जो कमीशन चल रहा है वो कितना चल रहा है? 18% का चल रहा है। ये था कॉन्सेप्ट। लेकिन अब 18% लेके हल करोगे तो माथा फिर जाएगा। ये खाली समझाने की बात थी। क्यों समझाना था मुझे ये चीज? क्योंकि आप 20 में से खड़ा खड़ा 10 ना घटाओ, आप 20 में से 20 का 10% यानी 2 घटाओ तो भी 18 बनता है। ठीक है ना? बट क्योंकि हम लोग इन वैल्यूज में डील कर रहे हैं तो ये सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। आप लोग सोचते होंगे कि यार सर सारा चीज बता के मिटवा देते हो, कहते हैं कि जो है सब समझने के लिए था। कमीशन कितना बन रहा है? 21 रुपीज का। ठीक है, और इसी 21 रुपीज के कमीशन में 10% की कमी की जा रही है। तो जो कमी है वो आ जाएगी 2.1 रुपए की। जो कमी है वो आ जाएगी 2.1 रुपए की। अब एक समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि 2.1 रुपीज की अगर कमी की जा रही है उसके कमीशन में, तो वो जो पैसा है उसके विक्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? जितना आप कम कमीशन दे रहे हो का मतलब हो गया कि वो पैसा शॉपकीपर के ही पास तो बचेगा ना। जितना कमीशन वो कम देगा वो पैसा शॉपकीपर के पास बचेगा। तो यानी बचेगा इन द सेंस सेलिंग प्राइस में वो चीज ऐड हो जाएगी। तो नया जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, जो नया सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो होगा 84 में ये वाला राशि ऐड कर देंगे 2.1 रुपीज, क्या बन जाएगा? 86.1। ठीक है, तो 80 का सामान 86.1 में बेचा जा रहा है। 80 का सामान 86.1 में बेचा जा रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 6.1 का। बेस है 80, गुणा करेंगे 100 से तो 0 से 0 कट गया, कितना आया? 61/8, जो कि 8 सते 56 होता है, और 5 बचेगा तो 8 छंके 48 होता है। अप्रोक्सीमेट 7.6%। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। आप देखोगे कि ऑप्शन में 7.6% से मिलता जुलता नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? वो 8 बन के आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8%। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8%। देखो बोला ना नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो 7.6% को जब राउंड करेंगे तो क्या आंसर बनता है? 8%। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा विवादित है क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर की था एसएससी के हिसाब से, उस आंसर की में आंसर इसका 18 दिया हुआ था। ठीक है ना, इसका आंसर 18 दिया हुआ था। तो ये भी मैं बता दूं कि 18 कब आएगा? जब आप लोग वो वाली गलती करोगे, 20 में से 10 सीधे घटा के 10 लिख दिए, वो तब होगा। लेकिन जो एक्चुअल मेथड है वो आपका यही वाला जो मैंने बताया, उसका आंसर अप्रोक्सीमेट में 8% करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि असल में चैलेंज वाला सिस्टम होता है ना, कि ऑब्जेक्शन वाला सिस्टम, कि जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि उसका सॉल्यूशन आंसर एसएससी ने गलत निकाला है तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो एसएससी की तरफ से जो उसका आंसर आया था वो आया था 18%, और जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन करके इसको सही साबित किया वो आंसर निकला था 7.5%, 7.6%, 7.67% आ रहा है, तो राउंड फिगर में 8% होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रिटेलर वांट्स टू सेल एन आइटम ऑफ ₹2700 आफ्टर ग्रांटिंग ए 10% डिस्काउंट, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम?
ठीक है, कोई सामान वो 2700 में बेचना चाहता है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के 10% के डिस्काउंट देने के बाद, यानी जो भी मार्क प्राइस है उस पे जब 10% का डिस्काउंट दोगे तो 9/10 की राशि बन जाएगी जो कि बराबर होगी 2700 के। अब आपसे पूछा जाए कि अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य होगा 9 एकम 9, 9 3 27 के आगे 2 जीरो, तो बन जाएगा 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A shopkeeper sells his item using a faulty balance which measures 25% less. He then marks up his items 15% above the cost price. He also gives a discount of 10%. Then find his net profit percentage on 1 kg situation. ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे दो घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पे कस्टमर जो है बहुत सारा काम, सॉरी शॉपकीपर बहुत सारा काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है, फॉल्टी बैलेंस से भार में घपला कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है कि प्राइस को 15% से बढ़ा रहा है और 10% से घटा रहा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट देखो उसको दो तरीके से होगा, पहला होगा जो प्राइस में हेरफेर किया है, और दूसरा क्या होगा जो वो वेट में हेरफेर किया है। तो प्राइस और वेट को हम लोग अलग अलग डील करेंगे। प्राइस में यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका आपको भली बात ही मालूम है क्या है। प्लस में मैं लिख दे रहा हूं पर प्रॉफिट परसेंटेज, प्लस में 15, माइनस में 10 क्योंकि 10% का डिस्काउंट है, माइनस में 150/100 इक्वल टू 5 माइनस 1.5 इक्वल टू 3.5% का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट है 3.5% का। ठीक है, इसी चीज को, इसी 3.5% को अगर हम आपसे पूछे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हो? आप कहोगे सर 35/1000 या फिर 7/200। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज और बता दो कि जो घपला हो रहा है वो घपला कितने का हो रहा है, 25% का, यानी 1/4, यानी क्वांटिटी में 4 की जगह पे कितना बेच रहा है, 3। तो प्राइस में प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 3 पे 4। ये बात समझ में आ रही है? ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे इसके हल की ओर चलते हैं, मतलब क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन की ओर। तो यहां पे जो दो अलग अलग प्रॉफिट है, पहला प्रॉफिट है 7/200 का, यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करें, अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि 200 का सामान 7 रुपए के प्रॉफिट लेते हुए 207 का बिक रहा है, और दूसरे केस में 3 रुपए का सामान 4 में बिक रहा है। 3 रुपए का सामान 4 में बिक रहा है। जब आप इसको हल करोगे तो आप ये पाओगे कि ये वाला जो 4 है इसको कट कर सकता है 50 बार में, और ये वाला जो 3 है ये इसको कट कर सकता है 3 छक्के 18, 3 9 27, 69 बार में। तो जो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा वो 50:69 आएगा, जो कि हो गया 19 प्रॉफिट हो गया। और अगर हमसे पूछा है प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो वो हो जाएगा 19 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि 50 है, गुणे में 100, जो कि कट पिट के आंसर आ जाएगा कितना, 38%। कट पिट के कितना आंसर आ जाएगा, 38%। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो यहां पे दो पार्ट था, पहला पार्ट था हमने एबी से किया, दूसरा पार्ट हमने वेट को जस्ट रिवर्स पलट करके उसका प्राइस रेशियो निकाल दिया। बस 2 सवाल और बचा, फटाफट कर लेते हैं। प्राइस ऑफ वन शर्ट इज 700 इन अ शॉप ऑन विच 10% डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर ऑल कस्टमर, एंड एडिशनल 20% डिस्काउंट इज देयर फॉर द कस्टमर हु पे इन कैश। व्हाट इज द अमाउंट अ कस्टमर हैज टू पे फॉर अ शर्ट इफ ही पेज इन कैश। एक दुकान है, वहां पे 700 रुपए का शर्ट बिकता है और उस शर्ट पे 10% का डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन अगर कस्टमर कैश देता है तो उसी 10% पे और 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पे सक्सेसिव है, ये नहीं कि 10 + 20 30, 10 + 20 30 नहीं करना है, पहले 10% का डिस्काउंट फिर 30% का डिस्काउंट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए, कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू
जो भी डिस्काउंट्स हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स हैं। तो पहला डिस्काउंट है 10%, यानी कि 1/10, तो प्राइस हो जाएगी 9/10। दूसरा डिस्काउंट है 20%, यानी 2/10, यानी प्राइस हो जाएगी 8/10। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस हमारा आंसर पूछा है, प्राइस है शर्ट की 700 रुपए, 9/10 गुणा 8 यहां पे 80 था, कट कर दो, बात एक ही हो जाएगी। 8/10, 00 00 00 00 7 9 और 8, 7 8 और 9 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 7 8 और 9 का मल्टीप्लाई 8 9 72, 7 7 49, 7 दूनी 14, 5 रुको 72, 8 9 72, 7 7 49, 490, 7 दूनी 14, 504 रुपए में 504। ऑप्शन नंबर बी। करके भी देख लेते हैं यार, बड़ा कभी कभी देखो जब डाउट हो ना तो हीरो नहीं बनना चाहिए, कर लेना चाहिए। 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50, सही है, 504 है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of an article is first increased by 25% and later on the price was decreased by 30% due to a reduction in sales. Find the net percentage change in the final price of the article. वही चीज है, पहले प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, फिर प्राइस को घटाया जा रहा है। तो ये वन लाइनर सवाल हो गया। क्या है? पहले 25 से बढ़ाया जा रहा है, 30 से घटाया जा रहा है। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हो रही है, माइनस 30% माइनस 25 गुणा 30, सॉरी 25 गुणा 30 ना, मैंने 20 लिख दिया। पूरा ही फिर से लिख देते हैं। 25% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस 25 माइनस 30 माइनस 25 गुणा 30 बटा 100 इक्वल टू माइनस में 5, माइनस में 25 की 75 होता है, तो ये 7.5 निकल के आएगा माइनस में। एक 0 से 0 कट जाएगा, 25 की 75 का 7.5 बन जाएगा, एक 10 भाग कर देगा उसको। तो माइनस में कितना आ रहा है? 12.5%, यानी 12.5% की क्या हुई है? कमी हुई है। माइनस साइन बताता है कि कमी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा और अभी तक 20 क्वेश्चन हो चुका है इस क्लास का। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुका है इस क्लास का। अब क्या करना है, इन 20 क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जो भी बुक आप यूज कर रहे हो उस बुक में से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करो। मेरा ये दावा है कि अब आप सवाल को हल कर पाओगे। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है, वो SSC_आचार्य करके है, उस पर आप मैसेज करो, आपको मैसेज मिलेगा, आपका मैसेज मिलेगा, उस पर आप डाउट्स अपने भेज सकते हो। तो डाउट्स भेजो, उनको जो अच्छे डाउट्स होंगे उनको हम यहाँ पे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में इसी का पार्ट 3 आएगा, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन और बचे हैं, वो कराया जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।